Hello my dear students, welcome to Magnet Brains, the only channel where you get 100% free and quality education without any paid subscription. This is Saloni Pandey, your psychology educator. Chapter number 6 लर्निंग हमने स्टार्ट कर दिया था और आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? सो द लर्नर एंड लर्निंग स्टाइल्स। आपका जो चैप्टर नंबर 6 है लर्निंग, इसको हमने स्टार्ट किया। हमने लर्निंग क्या होती है इस एक चीज को समझा, हमने लर्निंग के फीचर्स को समझा और साथ ही साथ में डिफरेंट पैराडिग्म ऑफ लर्निंग या डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या होती है, ये सारा सब कुछ इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। वी वर डिस्कसिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इस एक चीज को भी हमने डिटेल में समझा जिसमें हमने जेनरिक ट्रांसफर एंड स्पेसिफिक ट्रांसफर को इन डिटेल डिस्कस किया था। ऑल्सो हमने एक चीज को क्या डिस्कस किया साथ ही साथ में, सो देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग। इन शॉर्ट, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ लिया कि लर्निंग क्या होती है और लर्निंग कैसे की जाती है। अब ये सब तो हमने समझ लिया कि लर्निंग का कैसा प्रोसेस है, लर्निंग में कितनी मेथड्स है, लर्निंग में क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कैसे ज्यादा अच्छे से होगी, लर्निंग कैसे नहीं होगी, कंटिन्यूअस पार्शियल रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन, प्रिपेयर्डनेस, ये सब कुछ इन डिटेल डिस्कस कर लिया। एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट है ये लर्नर, ठीक है, जिसको लर्न करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जब हमने लर्निंग प्रोसेस समझ लिया कि भाई लर्निंग होती क्या है, लर्निंग एक पर्सन के अंदर कैसे होगी, उसके बाद में लर्नर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लर्निंग कर कौन रहा है? अगर हम बात करें सिर्फ ह्यूमन बींग्स की, ओके, सो ह्यूमन बींग्स के अंदर लर्निंग हो रही है, तो लर्निंग कैसे होगी? नाउ वी ऑल आर कॉम्प्लेक्स स्पेशीज, ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी क्या हैं? सभी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं, सभी के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट जेनेटिक्स हैं, सभी का डिफरेंट एनवायरनमेंट है, सभी का कल्चर डिफरेंट है, कंट्रीज डिफरेंट है, एक्सपोजर टू द स्टिमुलस इज डिफरेंट। क्लियर? सो अब इसके बाद में इतने सारे डिफरेंसेस के होते हुए जो लर्निंग है, भले लर्निंग प्रोसीजर एक हो लेकिन हमारे अंदर लर्निंग जो है वो डिफरेंटली होती होगी। आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज डिस्कस करी थी, दैट वाज द प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग। आप कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो उसमें डिपेंड करता है आपका SS एंड SR। नाउ व्हाट इज SS एंड SR? सो SS and SR. SS is your stimulus learning and SR is your stimulus response learning. ये दोनों को ही हमने आपके कंडीशनिंग लर्निंग के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। कि if there is a stimulus and there is again a stimulus and both are dependent, then you will see the response or you will observe the response and we will also identify how the learning has been done. If there is some stimulus, there will be some response. Learning is all about response. समझ में आ रहा है क्या? एक चीज मैं आपसे बोल रही हूँ कि जब हमने कंडीशनिंग को पढ़ा था, क्या एक चीज हमने जब पढ़ी थी, जब हमने कंडीशनिंग पढ़ी थी तो कंडीशनिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आपका एक क्लासिकल होता है, एक ऑपरेंट होता है। डॉग वाला एग्जांपल बता के मतलब इतनी बार एक्सप्लेन कर दिया कि अब तो शायद रट गया होगा, है ना। और साथ ही साथ में रैट वाला एग्जांपल। अगर मैं सिर्फ डॉग वाले एग्जांपल की बात करूं जिसमें हमने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इवान पी पावलोव, ओके, इवान पी पावलोव वाज देयर and he conducted an experiment on dogs. Why he conducted experiment? Because he wanted to know why dogs secrete saliva in their mouth when they see food. ओके, सो मतलब किस तरीके से ये रिस्पॉन्स आ जाता है, कैसे स्टिमुलस को देख के एकदम से रिस्पॉन्स आ जाता है। सो ही क्रिएटेड 2 स्टिमुलस, एक फूड एक बेल। याद आ रहा, समझ में आ रहा क्या सारी चीजें बताई थी? तो यहाँ पर अब क्या एक चीज है, देखो क्यों बता रही हूँ इतना सारा कुछ जो पहले पढ़ा है, क्योंकि उसे अभी इस एक टॉपिक के साथ में रिलेट करेंगे, दैट इज द लर्नर लर्निंग स्टाइल। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जब हमने प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग डिस्कस किया था, ओके, जब हमने प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग डिस्कस किया था तो हमने ये बोला था कि ये जो एक्सपेरिमेंट डॉग्स में सक्सेसफुल हो गया, शायद अगर यहाँ पर कैट्स होते, अगर यहाँ पर कैट्स होती तो रिस्पॉन्सेस डिफरेंट होते। क्लियर? अगर यहाँ पर कोई और ऑर्गेनिज्म होता, कोई और ही मतलब जो है हमने लिया होता, तो यहाँ पर डिपेंड क्या एक चीज करती कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर हो लर्निंग करने के लिए। अगर आप कैट के साथ में कुछ ऐसे तरीके का करते तो आपको कैट के माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता हुआ नहीं दिखता शायद। क्लियर? जब पूरा एक्सपेरिमेंट चलता तो स्किनर बॉक्स हमने डिस्कस किया ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, वी डिस्कस्ड
स्किनर बॉक्स। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन रैट्स। क्या कि जब रैट्स लिवर को प्रेस करेंगे तब जो है रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर उसमें हमने रैट्स की जगह किसी और को डाला होता, अगर हमने उसमें रैट्स की जगह किसी और को डाला होता, मे बी हमने कैट्स को डाला होता, तो शायद हमें वैसा जो है एक रिस्पॉन्स नहीं मिलता, शायद हमको वैसी लर्निंग देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सभी का जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया था, मतलब हमने पढ़ा हुआ था कि क्या किया था, कॉग्निटिव लर्निंग वी वर डिस्कसिंग। सो कॉग्निटिव लर्निंग के अंदर एक आपकी इनसाइट लर्निंग होती है, एक आपकी लेटेंट लर्निंग होती है। इन इनसाइट लर्निंग वी हैव डिस्कस्ड वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि एक जो है ऐसे बड़ी सी जगह ली गई, उसके अंदर चिंपांजीज को रख दिया गया, एक मतलब बहुत बड़ी ऐसी जगह जिसको हमने पूरा कवर्ड अप कर दिया। इसमें हमने कुछ पोल्स लगा दिए, इसमें हमने कुछ बॉक्सेस रख दिए, एंड देयर वर बनानास। ओके, देयर वर बनानास, और वो बनानास जो थे इस पूरे एरिया के बाहर थे। चिंपांजीज दे हैव इनसाइट लर्निंग, एकदम से ध्यान में आया पोल्स को यूज कर सकते, बॉक्सेस के ऊपर चढ़ सकते, तो बनानास हमको मिल जाएंगे। अगर इसे मतलब इसी एक सेम एक्सपेरिमेंट में हम चिंपांजीज की जगह रैबिट्स को रख देते तो मे बी ये सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन अगेन डिफरेंट है। सो सभी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, सभी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सभी के अंदर लर्निंग जो होगी वो भी डिफरेंटली होगी। क्लियर? लर्निंग जो होगी वो भी डिफरेंटली होगी। यानी कि यहां पर फोकस में कौन है? फोकस में है आपका लर्नर। Who is in the focus? In the focus there is a learner जो लर्न कर रहा है। आपने अपनी क्लास में ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास 11th। ओके, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन ए। ओके, ए सेक्शन में हमारे पास में 20 स्टूडेंट्स हैं, और जस्ट सपोज 25 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके, 25 स्टूडेंट्स हमारे पास में हैं। ये सभी 25 स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही समय पर एक क्लास के अंदर ही बिठाया जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आपकी क्लास का टाइमिंग अलग होगा, आपके फ्रेंड की क्लास का टाइमिंग अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ में बैठते हो, एक ही क्लास में बैठते हो। ठीक है, एक ही क्लास में बैठते हो, एक ही साथ में क्लासेस लगती है, जो आपके फ्रेंड को पढ़ाया जा रहा है वही सेम चीज आपको पढ़ाई जा रही है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ओनली कि इस एक क्लास के अंदर मैं आपको सारी चीजें पढ़ाती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए मैं अलग लेक्चर बनाती हूँ, आपके फ्रेंड के लिए मैं अलग लेक्चर बनाती हूँ, उसको एक्सेस अलग से मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स का, ऐसा तो कुछ है नहीं। सब कुछ जो है वो सेम है। ठीक है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट स्टिल आपके मार्क्स ज्यादा आते हैं, उसके मार्क्स शायद कम आ जाते होंगे, या आपको कंसेप्ट एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है, उसको थोड़ी देर में आता होगा। मे बी वो इस लेक्चर को 2 बार जब देखता होगा तब उसको समझ में आता होगा। कोई होगा जो इस लेक्चर्स को 2x पे करके भी फटाफट सुन लेता होगा और सारी चीजें समझ में आ जाती होंगी। You may have observed that some children sometimes from the same family perform well in school whereas others do not. एक ही फैमिली का हम एक एग्जाम्पल है, आपके सिबलिंग्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 चिल्ड्रन इन दी फैमिली, और तीनों है ना, तीनों जो है मतलब सेम फैमिली से ही है, ऑब्वियस है, लेकिन स्टिल इनमें से कोई जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई जो है वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। क्लियर आ रहा समझ में? So there has been a great deal of research on learning styles over the last several decades. Now these are considered as learning styles कि आपको कैसे सारी चीजें समझ में आती हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उन कुछ में से आप भी हो सकते हो, है ना, मैं भी हो सकती हूँ। जब मतलब मैं भी पढ़ाई करती हूँ, अभी भी लर्निंग प्रोसेस तो हमेशा चलता रहता है ना। सो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे होते हैं एक बार कंसेप्ट पढ़ा सब कुछ समझ में आ गया, या फिर टीचर आई, टीचर ने सारा सब कुछ बताया, एक बार में सारी चीजें क्लियर। कोई ये और होगा जो बेचारा बैठा क्लास में, अब वो सोच रहा है यार पढ़ा के क्या चलेगी, मैडम समझ में ही नहीं आ रहा है। होता है ना, बहुत बार ऐसी चीजें भी होती हैं। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जल्दी उनके अंदर जो है मतलब उनकी मेमोरी बड़ी शार्प है। क्लियर? मेमोरी हम बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर है, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे, बट स्टिल मेमोरी जो है बड़ी शार्प है, सारा सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्दी स्टोर हो जा रही है, बहुत अच्छे से स्टोर हो जा रही है। होती है ये चीज, है ना, हो सकती है ना, बिल्कुल पॉसिबल है ना। अब सेकंड केस है,
वो बेचारे बच्चे को समझ में ही नहीं आया, मैडम ने जो है क्या पढ़ा दिया कि स्टूडेंट के दिमाग में कुछ भी नहीं गया, ठीक है। अब उसको क्या होगा, पहले तो उसने मैडम की सारी बातें सुनी थी, अच्छे से सुनी थी, ऐसा नहीं कि उसका ध्यान नहीं था, उसने अच्छे से सारी बातें सुनी थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। फिर उसने क्या बोला, यार अपनी फ्रेंड से पूछा, यार बता ना मैडम ने आज क्या पढ़ाया। फिर उसने एक बार सारा कुछ अच्छे से बता दिया, तो शायद उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर उसने क्या किया, घर गया, एक बार चैप्टर को रीड किया, तो उसको और ज्यादा अच्छे से समझ में आया, तब जाके उसको वो सारी चीजें समझ में आई जो शायद आपको पढ़ने में एक बार में पूरी क्लियर हो गई थी, ठीक है। सो सभी डिफरेंट है, सभी का लर्निंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कारण है, कैसे है, वो सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट अभी इतनी एक चीज को समझो। अब भैया बहुत सारी रिसर्च की गई कि इस लर्निंग स्टाइल को समझा जाए, इस लर्निंग स्टाइल को समझा जाए, बिकॉज इट डेमोन्स्ट्रेट्स द डिफरेंसेस इन द वे पीपल लर्न विद इन द सेम क्लास, सेम कल्चर, सेम कम्युनिटी, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स एंड दोज बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, क्लास 11th के अंदर सेक्शन ए में 25 बच्चे हैं, सब एक ही क्लास में बैठते हैं, सबको एक ही चीज पढ़ाई जाती है, बट स्टिल कुछ जो है उनके अंदर लर्निंग जल्दी हो जाती है, कुछ जो है उनके अंदर लर्निंग टाइम लगाती है, कुछ के अंदर इनसाइट लर्निंग होती है, कुछ के अंदर लेटेंट लर्निंग होती है, किसी के अंदर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब सबके लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट है, भले ही वो सेम क्लास में हो, उनका कल्चर एक हो, उनकी कम्युनिटी एक हो, उनका सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप एक हो। Learning style may be defined as a learner's consistent way of responding to and using stimuli in the context of learning. This is the basic definition of your learning style. क्या definition है learning style की? A learner's consistent way of responding. एक जो भी learner है यहाँ पे, just suppose there is a person X, ये X पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर लर्निंग हो रही है, ये जो है ये लर्नर है क्योंकि इसी के अंदर लर्निंग हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है और अपने स्टिमुलस को यूज कर रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। आ रहा समझ में? यहां देखो, ये X पर्सन है, दिस X पर्सन इज अ लर्नर, this X person is a learner. Just suppose he is learning, just suppose he is learning swimming, okay, just suppose he is learning swimming. अब इस एक लर्निंग में ये जो लर्नर है ये कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड करता है मतलब क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है, कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। एंड सेकेंडली क्या एक चीज करता है, अपना जो उसके आसपास में स्टिमुली है उसको यूज करता है। क्या करता है, यूजिंग स्टिमुली। अब मुझे यहां पर स्टिमुली और रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है या नहीं, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या मुझे स्टिमुली और रिस्पांस को डिस्क्राइब करने की डिटेल में बताने की जरूरत है। अच्छे से समझते हो क्या होता है रिस्पांस? रिस्पांस आपका रिएक्शन, आपका रिस्पांस किसी भी चीज को लेके। आप स्विमिंग करना सीख रहे हो तो यहाँ पर जितना भी स्टिमुलस आपके आसपास में प्रेजेंट है, भैया पानी प्रेजेंट है, स्विम सूट प्रेजेंट है और भी ढेर सारी चीजें, आपके कोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा आपका स्टिमुलस है। ओके, इस स्टिमुलस को यूज करके आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ओके आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। जस्ट सपोज यू आर अ वेरी गुड लर्नर। आपने क्या किया, कोच ने आपको एक बार बताया कि आपको ये एक टेक्निक अपनानी है, और मतलब फर्स्ट स्टेप आपको बताई है, जो भी जिस भी तरीके से आपका लर्निंग हो रहा है तो आपको बताया कि आपको इस एक तरीके से इस एक टेक्निक को यूज करना है और आप ऐसे करके स्विमिंग करोगे। आप गए, मतलब जब आपने प्रैक्टिकली उस एक चीज को किया तो आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया, आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया। तो जो भी स्टिमुलस आपके आसपास में था उसको यूज करके जब कंसिस्टेंटली आप रिस्पॉन्ड करते हो, ओके सो आपके अंदर क्या होती है, लर्निंग होती है। और यहाँ पर आप कौन हो गए, यहाँ पर आप हो गए लर्नर, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लर्निंग स्टाइल। मतलब मेरे आसपास में जितना भी स्टिमुलस है उसको यूज करके मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी तो मेरे अंदर लर्निंग होगी, दैट इज माई लर्निंग स्टाइल। अब मैं स्लो लर्नर भी हो सकती हूँ, मैं फास्ट लर्नर भी हो सकती हूँ, मैं मॉडरेट लर्नर भी हो सकती हूँ,
क्लियर, गॉट इट, नो डाउट? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि यहां तक आपने जो बोला मैडम हमको सारा समझ में आ गया, नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स, इट इज द वे इन विच ईच लर्नर बिगिंस टू कॉन्सेंट्रेट, प्रोसेस and retains new and complex information. ये एक ऐसा प्रोसेस है या लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो लर्नर होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है, प्रोसेस करता है और रिटेन करता है कोई नई और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को। 3 चीज बोली मैंने, कॉन्सेंट्रेट, रिटेन, प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेट, रिटेन एंड प्रोसेस। कॉन्सेंट्रेट, रिटेन एंड प्रोसेस। क्लियर? अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप स्विमिंग सीख रहे हो। जब आप स्विमिंग सीखोगे तो आपके पास में न्यू इंफॉर्मेशन आएगी, न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मैं यहां पर बोल रही हूं, न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल, जस्ट सपोज you are learning a new language and the language is French. Just suppose, okay, you are learning a new language, that is French language, and your teacher gives you instructions, या आपका टीचर आपको बताएंगे कि भैया जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ये वर्ड ऐसा बोला जाता है। जस्ट सपोज मुझे फ्रेंच नहीं आती है, ठीक है, पहले ही मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, जस्ट सपोज नाउ आई एम टेलिंग यू कि देयर इज अ वर्ड हेलो इन योर इंग्लिश एंड इन फ्रेंच, जस्ट सपोज, ठीक है, मुझे नहीं आती है फ्रेंच, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इंग्लिश में जैसे हेलो बोला जाता है, फ्रेंच में उसको हालो बोला जाता होगा, जस्ट सपोज, ओके। सो दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, ओके। ये क्या है? ये एक न्यू इंफॉर्मेशन है जो आपको बताया गया। आप फ्रेंच लर्निंग करने गए थे, ओके, आप फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करना चाह रहे थे, तो आपको इंस्ट्रक्टर ने बताया कि हेलो जो आप बोलते हो जब भी आप किसी से मिलते हो, सो उसमें जो फ्रेंच है उसमें हालो वर्ड यूज किया जाता है, जस्ट सपोज फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज द न्यू इंफॉर्मेशन। ऑन दिस न्यू इंफॉर्मेशन द लर्नर इज कॉन्सेंट्रेटिंग, रिटेनिंग एंड प्रोसेसिंग। अब वो इसको समझेगा, इस एक चीज को याद करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। एंड अगेन दिस इज नोन एज द लर्निंग स्टाइल। इसे क्या कहा जाता है? इसे लर्निंग स्टाइल कहा जाता है। इतना आया समझ में? मीनिंग समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई कि लर्निंग स्टाइल होता क्या है? सो इट इज जस्ट द वे, इट इज द वे इन विच अ लर्नर कॉन्सेंट्रेट, रिटेन एंड प्रोसेस द न्यू एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। एक तरीका कैसे, जो नई इंफॉर्मेशन है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको प्रोसेस कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, ओके, दैट इज द लर्निंग स्टाइल। फर्स्ट जो डेफिनेशन मैंने आपको दी, ये क्लियर है? यहां तक आया समझ में? ठीक है। सो लर्निंग स्टाइल में बी डिफाइंड एज लर्नर्स कंसिस्टेंट वे of responding to and using stimuli in the context of learning. In other words, it is the way in which each learner begins to concentrate, process, retain new and complex information, and this is known as the learning style. ओके, लर्नर भी समझ में आया और लर्निंग स्टाइल भी समझ में आई। समझ में आया ना? ये बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताया इतना क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? It may be noted that this interaction occurs differently for everyone. Now, the important point is this कि जब भी learning होगी, here I have given you the examples of learning कि learning कैसे क्या हो रही है. So whenever the learning will take place, it will be different for different people. या जो interaction हो रहा है वो interaction different होगा हर एक के लिए. Like for example, you may have noticed that children in your class are unique in their personalities, cultural experiences and values. Different students prefer different learning environments, learning modalities, and they all have unique strength, talent and weaknesses. Same चीज जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि अगर जैसे एग्जाम्पल फ्रेंच वाले को ही हम कंटिन्यू करें कि आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, जस्ट सपोज यू आर अ वेरी गुड लर्नर, ओके, आपके अंदर जो है बड़ी ही अच्छी जो है मतलब स्ट्रेंथ्स आपकी बहुत ही बढ़िया है, तो आप क्या करोगे? बहुत जल्दी जल्दी फ्रेंच सीख लोगे. देयर इज समवन हु इज वेरी वीक इन लर्निंग, उसको इतनी जल्दी लर्निंग नहीं हो पाती या उसको लर्निंग में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उसके बाद में वो लर्निंग कर पाता. लर्निंग डिसेबिलिटीज वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. सो
इस एक तरीके से क्या होता है कि लर्निंग में टाइम भी लग सकता है ना। अब लर्निंग के बहुत सारे हमने जो है मतलब डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस किया, क्लियर, याद है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर इस एक चीज को डिस्कस किया था, और जब मेथड्स को डिस्कस किया था तब हमने इस एक चीज को पढ़ा था कॉग्निटिव लर्निंग, आपको याद होगा। कॉग्निटिव लर्निंग आपको याद होगा, मटेरियल का मीनिंगफुलनेस, जो मटेरियल आपको याद करने को दिया जा रहा है, लर्न करने को दिया जा रहा है, वो कितना ज्यादा मीनिंगफुल है, कितना ज्यादा टाइम आप ले रहे हो किसी चीज को याद करने में, आप किसी चीज के साथ में कितना ज्यादा एसोसिएट कर पा रहे हो। तो दीज आर दी फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स अफेक्ट दी लर्निंग स्टाइल। ओके, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आप कितना लर्न कर पाओगे इस एक चीज को डिटरमाइन करती हैं। सो देयरफॉर it is necessary to examine each individual's personal characteristics to determine what is most likely to trigger each learner's concentration, maintain it, respond to her or his natural processing style and facilitating long-term memory। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जस्ट सपोज आप या आपके घर में कोई भी, ये जस्ट सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने सोचा यार कोचिंग स्टार्ट करते हैं, घर में बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास में वैरायटी ऑफ बच्चे आने वाले हैं, ठीक है, मेरे पास में वैरायटी ऑफ बच्चे आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में। जस्ट सपोज 3-4 स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ। ओके, 4 स्टूडेंट्स, ये 4 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास में आ रहे हैं। ये डिफरेंट क्लासेस में है, ये सभी डिफरेंट क्लासेस में है, कोई छोटी क्लास में है, कोई बड़ी क्लास में है, कोई 11th में है, कोई 10th में है, कोई 6th में है, इस एक तरीके से सभी डिफरेंट है। जैसे सपोज ये जो बी है, इसका लर्निंग का जो स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। इसको एक बार में जब मैं कोई भी चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ तो इसको सारी चीजें समझ में आ जाती है, मुझे इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे इसको जो डाउट्स वगैरह आ रहे हैं वो सारा कुछ बताना है, लेकिन ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज देयर इज ए पर्सन, ये एक स्टूडेंट है, इसको जैसे मैं कोई चीज एक बार एक्सप्लेन करती हूँ तो समझ में नहीं आती, मैं उसको दूसरी बार करती हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, तीसरी चौथी पांचवी बार में उसको कोई चीज क्लियर होती है, तो यहाँ मेहनत ज्यादा है। ये सी और डी हैं एवरेज स्टूडेंट्स, इनको एक आध बार बता देती हूँ तो ये इनको समझ में तो आ जाता है, बट जस्ट सपोज सी को लर्न करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। वो लर्न करता है बट स्टिल वो भूल जाता है, ठीक है, वो लर्न करता है बट थोड़ी देर में वो सारी चीजों को भूल जाता है। इसको समझने में दिक्कत आती है लेकिन ये लर्न किसी भी चीज को बहुत जल्दी कर लेता है। आ रहा समझ में? सो इस तरीके से मुझे इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है, ठीक है, मुझे इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है और इन सारी चीजों के थ्रू मुझे एग्जामिन करना है कि एक पर्सन के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, क्या चीजें हैं जो उसको लर्निंग में कंसंट्रेट करने में हेल्प करेंगी, मुझे ऐसी क्या चीजें करनी है जिसकी वजह से उसकी मेमोरी में वो सारी चीजें ज्यादा समय तक रहेंगी। आ रहा समझ में? तो इन चीजों का ध्यान रख के अगर लर्निंग हो रही है तो वो लर्निंग स्ट्रांग होगी, वो लर्निंग आपकी लंबे समय तक चलने वाली है। सो देयर आर सम ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल। अब यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स बताए गए हैं कि कैसे एक स्टूडेंट के अंदर जो लर्निंग होती है तो उसमें स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को आप डिटरमाइन कर सकते हो। सो लर्निंग स्टाइल जो है वो मेनली आपकी परसेप्चुअल मोडालिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पर्सनालिटी पैटर्न्स पर बेस्ड होती है। मतलब 3 तरह की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं। एक होती है आपकी परसेप्चुअल मोडालिटी, क्लियर, सेकेंड इज योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, थर्ड इज योर पर्सनालिटी पैटर्न्स। क्लियर? आ रहा समझ में? नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से ये समझ में आ रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू परसेप्शन। ओके, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू परसेप्शन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि हमारे अंदर कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, हमारी पर्सनालिटी किस एक तरीके की है। ओके, ये 3 फैक्टर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज अप्रोचेस आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज परसेप्चुअल मोडालिटी, दिस इज बेस्ड ऑन बायोलॉजिकली बेस्ड इंटरेक्शंस टू दी फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट समझते हो ना, जो भी आसपास में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, इनके साथ में बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस, हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में। व्हाट आर बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस? It refers to the preferences of persons through which they take in information such as auditory, visual, smell, kinesthetic and tactile. आपको याद होगा human sense organs we have discussed. What we have discussed? Human
sense organs. Now there are 7 types of human sense organs. Okay, कौन कौन से होते हैं human sense organs? Eyes, ears, nose, tongue, skin, kinesthetic, vestibular systems. ये जितने भी senses होते हैं, ये जितने भी senses होते हैं, what they do? Senses collect information. Okay, senses collect information. These are collecting information from the stimulus present. What is stimulus? External, internal environment. वो सारा physical surrounding जो हमारे आसपास में है और हमारे internal जो भी सारी चीजें present हैं. क्लियर, दैट इज दी स्टिमुलस. आपके आसपास में जो भी प्रेजेंट है, आपके अंदर जो भी सारी चीजें चल रही हैं, दैट इज योर स्टिमुलस. इन सारी चीजों से हमारे सेंसेस क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. और इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? ये इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट हो जाएगी तो ये हमारे ब्रेन में जाएगी. ब्रेन में इसकी प्रोसेसिंग होगी. ब्रेन में क्या होगी? इसकी प्रोसेसिंग होगी और हम एक परसेप्शन जो है बना पाते हैं. परसेप्शन यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सेंसेस कलेक्ट करके लाए हैं उसको एक अंडरस्टैंडिंग हम दे पाते हैं. ये कहाँ पर पढ़ा? ये पढ़ा चैप्टर नंबर 4 के अंदर. क्लियर, याद है ये एक चीज कहाँ पर डिस्कस करी थी? चैप्टर नंबर 4 के अंदर. तो अब आप किस तरह से आपके जो सेंसेस हैं या आपका प्रेफरेंसेस जो है वो किन चीजों को लेकर है, वो आपके परसेप्चुअल मोडालिटी को दिखाता है. यानी कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है वो आपकी आईज के थ्रू हो रही है या जो भी चीज़ें आपने अपने आसपास में देखी. जैसे कि कोई चीज़ ऐसी होती है जो सुन के आपको बहुत जल्दी याद होती है. ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो सुन के बहुत जल्दी याद होती है. कोई चीज़ ऐसी होती है जो जब तक देख नहीं लो, जब तक उसका प्रैक्टिकल ना कर लो, तब तक आपको याद नहीं होती, जब तक आपको लर्निंग नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई चीज़ बताई, ठीक है, मैंने आपको कोई चीज़ बताई कि ऐसा 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 होता है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपके समझ में नहीं आया. फिर आपने कहा मैडम किसी एग्जाम्पल के साथ में समझाइए, तो मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, तो आप बहुत जल्दी उस एक चीज से कनेक्ट कर पाए. क्लियर. ऑडिटरी या विजुअल आपको जैसे मतलब मैं बता रही थी तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने उस चीज को जब इन रियलिटी देखा तो आपको समझ में आ गया. कोई चीज जो आप पढ़ रहे थे समझ में नहीं आ रही थी लेकिन किसी ने बोल के बता दी तो ज्यादा जल्दी याद हो गई. समझना इज डिफरेंट, बट यहाँ पर हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, लर्निंग की. लेकिन परसेप्शन यहाँ पर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग जल्दी हो जाएगी. जितनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी जल्दी आपके अंदर लर्निंग होगी. क्लियर है. सो दिस इज दी परसेप्चुअल मोडालिटी, जहां पर आपके बायोलॉजिकली बेस्ड रिएक्शंस जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं टू योर फिजिकल एनवायरनमेंट. सेकेंड इज योर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. So information processing distinguishes between the way we are structured to think, solve problems and remember information. अब information processing क्या होती है? अभी मैंने आपको क्या एक चीज बताई कि जब आपके सेंसेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं तो वो आपके ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है. जो इंफॉर्मेशन आई थी वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी. अब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे हो पा रही है? आपके परसेप्शन के बेसिस पर. ठीक है, आपका परसेप्शन क्या है कि कैसे आप चीज़ों को सोचते हो, कैसे आप चीज़ों को समझते हो. हम सभी को ये एक चीज़ पता है कि हमारे परसेप्शंस अलग अलग होते हैं, हम वर्ल्ड को डिफरेंटली देखते हैं. मेरे लिए वर्ल्ड की डेफिनेशन अलग होगी, आपके लिए वर्ल्ड की डेफिनेशन अलग होगी, है ना. सो दैट्स आवर परसेप्शन. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या करती है? ये हमको अलग करती है, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग करती है, क्योंकि हम सभी डिफरेंटली सोचते हैं, हमारी थिंकिंग अलग होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक हमारी अलग होती है. जैसे कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत घबरा जाते हैं और बहुत ही उनको ऐसा लगने लग जाता है कि हाय अब तो क्या हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड केस क्या है कि जैसे किसी के सामने कोई प्रॉब्लम है तो पहले उन्होंने प्रॉब्लम को समझा, ध्यान रखा, मतलब ध्यान दिया और साथ ही साथ में थोड़ा पीस के साथ में उन्होंने कहा कि यार ठीक है अब ये प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं. तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेके हमारा एक जो मतलब वो प्रोसेस है, एक हमारे किस तरीके की स्टाइल होती है. ठीक है. साथ ही साथ में हम कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकते हैं. कोई होते हैं जिनको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा याद होते हैं, कोई होते हैं जिनको नहीं याद रह सकते. तो सबका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट है और इसी कारण से लर्निंग सबके अंदर डिफरेंटली हो रही है. जैसे इसमें क्या है कि दिस मे बी थॉट ऑफ एज द वे वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल
कोई बहुत ही एक्टिव है, कोई बहुत ही रिफ्लेक्टिव है, कोई बहुत ही सेंसेस को यूज करके जो है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है, कोई अपने माइंड को, इंट्यूशन को बहुत अच्छे से यूज कर पाता है, कोई सीरियल जो है सीरियल वाइज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, एक एक करके सारी चीजें आनी चाहिए, कोई साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। सो ये जस्ट मतलब जो है डायमेंशंस है, एक बार इसको अच्छे से देख के समझ लो कि एक तो आपका परसेप्चुअल मोडालिटी, यानी कि आप जब आपकी अपनी जिस तरीके का एक बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, जब वो इन्वायरमेंट के साथ में मिक्सअप होता है, दैट मीन्स जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंट। अब जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंट भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, है ना। सो वही एक चीज यहाँ पर है कि एक आपका है जेनेटिक मॉडिफिकेशन और एक है आपका इन्वायरमेंट। तो जब वो दोनों चीजें आपकी जो है मतलब एक तरह से इंटरेक्ट करती हैं, तब लर्निंग कैसे होती है। तो जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया कि कुछ ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ इस एक तरीके का है कि अगर उनके आसपास में ऑडिटरी स्टिमुली होगी तो वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। योर रिस्पॉन्स इज योर लर्निंग, याद है ना, रिस्पॉन्स ही लर्निंग होता है ना, ये डेफिनेशन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। सेकेंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आपके अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, अगेन जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कि आप कितना ज्यादा चीजों को याद रख सकते हो, कितने अच्छे से आप चीजों को समझ सकते हो। सेकेंडली, अगर मतलब इसी जगह कोई दूसरा पर्सन होगा तो उसके अंदर ये प्रोसेस बहुत ही डिफरेंटली होगा। थर्ड इज योर पर्सनालिटी पैटर्न्स, हम सभी की पर्सनालिटी डिफरेंट है, हम सभी हमारे सराउंडिंग के साथ में डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। कारण क्या है, हम सभी जो है प्रिफर्ड, कंसिस्टेंट, डिस्टिंक्ट हैं परसीविंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, रिटेनिंग इंफॉर्मेशन में। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि कुछ लोग होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सबके बर्थडेज याद होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं भी किसी भी दूर का भी रिश्तेदार कोई होगा तो सबके बर्थडेज जो हैं उनको याद रहेंगे। तो उनका जो एक मतलब ये हम बोल सकते हैं कि रिकॉग्नाइज, ये जो ऑर्गेनाइज करने की जो एक मतलब उनके अंदर क्षमता है, पावर है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि वो जो भी मेमोरी है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेते, सारी चीजें उनको याद रहती हैं। कोई ऐसा होता है जिसको थोड़ी देर पहले क्या हुआ था वही याद नहीं रहता, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सभी की पर्सनालिटीज डिफरेंट है, हमारा परसेप्शन जो है वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। हम कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख सकते हैं, कितनी नहीं रख सकते हैं। किसी की मेमोरी बहुत तेज होती है, हम बोलते हैं किसी की मेमोरी बहुत ही कमजोर है, कोई बहुत जल्दी लर्निंग कर लेता है, कोई बहुत धीरे धीरे करता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पर्सनालिटी पैटर्न्स. This approach focuses on understanding how personality affects the way people interact with the environment and how this affects the way individuals respond to each other within the learning environment. तो यहाँ पे कैसे जो है हमारी पर्सनालिटी environment से affect होती है और कैसे जो environment है जिसके साथ में हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमको लर्निंग करने में हेल्प करता है। तो ये जितने तीनों प्रोसेसेस मैंने आपको बताए, परसेप्चुअल मोडालिटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड पर्सनालिटी पैटर्न्स, तीनों सिर्फ दो चीजों से रिलेटेड है। एक आपका अपना जेनेटिक कंपोजिशन एंड सेकंड इज योर एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर आपका परसेप्शन आ जाएगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी आ जाएगी, आपका अपना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। देखो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं लर्निंग स्टाइल के कि अलग अलग तरीके से आप लर्निंग करोगे। मैंने आपको जस्ट थोड़े बहुत बताए हैं, ठीक है, मैंने जस्ट आपको थोड़े बहुत बताए हैं, थोड़े बहुत के एग्जाम्पल दे दिए, बट स्टिल लर्निंग स्टाइल के ढेर सारे डायमेंशंस होते हैं। उनमें से एक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट वॉज गिवन बाय एंडरसन। ओके, एंडरसन ने एक स्टडी की ऑन एनालिटिक एंड रिलेशनल स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। आपके बुक में टेबल दी है 6.6 जिसके अंदर हम ये दो तरह की लर्निंग को डिस्कस करेंगे। ओके, वन इज योर रिलेशनल स्टाइल, सेकंड इज योर एनालिटिकल स्टाइल। अभी तक क्या एक चीज डिस्कस करी कि जो लर्नर होता है वो कैसे लर्निंग करता है, उसमें कैसे वेरियस डायमेंशंस ऑफ लर्निंग होती है। 3 को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, नोट डाउन कर लो, ठीक है। 3 को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करा। डायमेंशंस बोलूं या टाइप्स ऑफ लर्निंग बोलूं, है ना, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग स्टाइल हम मान के चल रहे हैं। ओके, सो देयर आर 3 डायमेंशंस। कौन कौन से हैं वो 3 डायमेंशंस? सो वन इज योर perceptual modality, one is your perceptual modality, second is, what is second? Yes, information processing. Okay, information processing, and third is personality patterns. Okay, इसको हमने डिस्कस किया। अब अगेन बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, लेकिन
एंडरसन ने दो को डिस्कस किया है। एंडरसन जो है उन्होंने दो को डिस्कस किया है, एक है रिलेशनल स्टाइल, एक है एनालिटिकल स्टाइल। क्या है रिलेशनल स्टाइल और क्या है एनालिटिकल स्टाइल, इसको हम डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल समझते हो, जहां पर आप चीजों को एनालाइज करते हुए लर्न कर रहे हो। ओके, रिलेशन मतलब आप रिलेशन बनाते हुए फिर चीजों को स्टडी करो, किसी चीज को रिलेट करके हमेशा समझ पाते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एग्जाम्पल दूं तो रिलेट कर लेते हो जल्दी से, है ना। तो एक होता है रिलेशनल स्टाइल, एक होता है एनालिटिकल स्टाइल। दोनों में किस तरह से स्टडी होती है, इस एक चीज को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इतना जो पढ़ा समझ में आया ना, नो डाउट यहाँ तक। सो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेशनल स्टाइल को। दे परसीव इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ टोटल पिक्चर, whereas analytical style able to disambiguate information from total picture, focus on detail। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, मजा भी आएगा, ठीक है। और साथ साथ में एक और क्या काम करना है, जल्दी बताओ क्या काम करते हो मेरे साथ साथ में। नोट्स बनाने, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, फटाफट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। फटाफट यहाँ पर क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ये नोट्स क्या करेंगे, ये नोट्स आपकी हेल्प करेंगे कंसेप्ट को याद भी रखने में, और साथ ही साथ में एक तरीके से एक टॉपिक है जो पूरा प्रिपेयर भी हो जाएगा। रिलेशनल स्टाइल, ओके, रिलेशनल स्टाइल। सेकेंड इज योर एनालिटिकल स्टाइल, सेकेंड इज एनालिटिकल स्टाइल। क्लियर? स्टाइल, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक डिस्टिंक्शन हम जो है करने वाले हैं। ये हो गया एक डिस्टिंक्शन। इफ आई एम इन द सेंटर, नहीं सेंटर है या नहीं है, रुको, शायद ये सेंटर है ना, शायद, ठीक है। फटाक से बना लेते हैं इसको। सो ये हो गया, ठीक है। दिस इज योर रिलेशनल एंड दिस इज योर एनालिटिकल। नाउ व्हाट इन द रिलेशनल स्टाइल वी हैव डिस्कस्ड। आप एक पिक्चर को देखते हो और सारी चीजें समझ में आ जाती है। ओके, एक पिक्चर को देखा और सब कुछ समझ में आ गया। यहां पर डिटेल स्टडी, यहां पर क्या चाहिए, इन डिटेल किसी चीज को समझाने की जरूरत है। इन डिटेल क्या होता है, एनालिटिकल। देखो मैं बता दे रही हूँ आपको, सारी चीजें अच्छे से समझ लो कि बहुत बार ऐसा होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी चाहिए, जैसे आप करते भी हो। कैसे आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्लास 11th में हो, ओके, अभी आप क्लास 11th में हो, फिर आप क्लास 12th में जाओगे। क्लास 11th का एक पूरा कंटेंट है, एक पूरा सिलेबस है कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में क्लास 11th में पहले आपको पूरे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे, पहले आपको पूरे बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। पहले आपको बताया जाएगा कि साइकोलॉजी होता क्या है, साइकोलॉजी में रिसर्च की जाती है तो रिसर्च कैसे की जाती है, साइकोलॉजी में ह्यूमंस को स्टडी करते हैं तो पहले ह्यूमंस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या सारे प्रोसेसेस आते हैं वो सारा कुछ बताएंगे। क्लास 12th में जब पहुंचोगे और हाई लेवल कंसेप्ट्स को पढ़ोगे, जो 11th में पढ़ा उससे लेवल हाई होगा और साथ ही साथ में सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप स्टडी हो रही है कि पहले एक चीज समझी, फिर दूसरी चीज को समझोगे, फिर तीसरी को समझोगे। खिचड़ी नहीं करना, ठीक है, खिचड़ी नहीं करना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप यू नीड टू स्टडी, स्टेप बाय स्टेप, ओके। इस तरह की स्टडी हम कहां पर करते हैं, एनालिटिकल स्टाइल के अंदर। इस तरह की स्टडी कहां होती है, एनालिटिकल स्टाइल के अंदर। इन डिटेल सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा जाता है, इन डिटेल सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा जाएगा कि जैसे पहले मैं आपको ये वाली स्टेप बताऊंगी, फिर हम इस वाली स्टेप को करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। कोई भी चीज छूटेगी नहीं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, एक एक करके सारी चीज को समझा जाएगा। दैट इज एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग। बहुत बार ये चीज आपके साथ भी होती है, ये चीज मेरे साथ भी है, ये चीज मेरे साथ भी होती है, पता है। मतलब अगर मेरे को कोई चीज समझनी है तो मेरे को स्टार्टिंग से समझाओ, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर क्यों कर पाती हूँ कंसेप्ट, क्योंकि जब तक मुझे, मतलब जैसे मुझे लगता है ना कि एक एक करके सारी चीज को समझना चाहिए, तो वैसे ही मैं आपको देती हूँ सारा कुछ, है ना। अब मेरा एक स्टाइल है, तो मेरे अंदर एक एनालिटिकल स्टाइल कि मुझे सारा सब कुछ स्टार्टिंग से चाहिए। पहले मुझे मीनिंग बताओ, फिर उसके बाद में मुझे उसका प्रोसेस बताओ, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे, फिर मुझे सारी चीज, तब जाके मुझे वो कंसेप्ट समझ आएगा। कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। व्हाट इज रिलेशनल?
जिस कंसेप्ट को पढ़ना है उससे रिलेटेड एक पिक्चर दिखाई कि ये देखो ऐसे ऐसे सारी चीजें होती हैं और सारा सबको समझ में आ गया। ये वो लोग होते हैं जिनको एक बार में सबको समझ में आ जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन इट जस्ट कि मैंने आपको किसी चीज के किसी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई पिक्चर दिखाई है ना, और वो पिक्चर को देख के आपको सारी चीज समझ में आ गई, आप उससे रिलेट कर पाए, आप उससे क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। एक बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही बच्चों वाला, कि मैंने आपको बोला होम क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि एक घर क्या होता है, जस्ट सपोज, ठीक है, एक घर का डायग्राम क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो मैंने ना आपको पहले ये चीज बताई हुई है कि ड्राइंग तो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये जो मैंने क्लास मे बी 2 में सीखा होगा वही आपको बता देती हूँ। ओ सॉरी, मैंने गेट गलत बना दिया। यहाँ पर हमारी विंडो होती थी, जब हम बचपन में एक घर बनाया करते थे तो ऐसे ही बनाते थे, है ना। तो मैं अब आपको क्या बताऊंगी कि देखो बच्चों, ये है गेट, इस गेट से अंदर जाओगे, ये विंडो है, ये जो है आपका पूरा ऐसा टेरेस एरिया है, और इसे हम एक घर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल। जस्ट बहुत बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, समझना इस एक चीज को। और जस्ट सपोज फिर एक और जो है मतलब स्टूडेंट्स का ग्रुप था, एंड आई जस्ट टोल्ड देम इस तरह के स्ट्रक्चर को होम बोला जाता है, एंड दे जस्ट गॉट दी फैक्ट कि ठीक है, पिक्चर से समझ में आ गया ये घर होता है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको ये दे रही थी कि जहां मुझे एक एक चीज को एक्सप्लेन करना पड़े, दैट इज डिटेल्ड लर्निंग। मतलब जब आपको लर्निंग ऐसे होती है ना, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज डिटेल्ड एनालिटिकल लर्निंग, एंड वेयर यू कैन रिलेट टू समथिंग एंड जस्ट आप किसी एक पिक्चर को देखो और कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल स्टाइल। परसीव इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ टोटल पिक्चर। जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, जो भी हम लर्न करना चाहते हैं, वो एज अ टोटल पिक्चर हमको एक बार में समझ में आ जाती है। शॉर्ट में समझना है तो इसको पिक्चर लिख लो और इसको डिटेल लिख लो, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने लिखवाया है आपको पिक्चर एंड दैट डिटेल स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड पॉइंट, एग्जिबिट इंट्यूटिव थिंकिंग, एग्जिबिट सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। यहाँ पर जो हमारी थिंकिंग होगी वो एक सीक्वेंस में होगी, एक स्ट्रक्चर में होगी, ठीक है। हमारा जो थिंकिंग होगा, देखो लर्निंग हो रही है तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस तो आएंगे ही, है ना। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निशन, या कॉग्निशन के अंदर ही लर्निंग आती है। अब कॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो क्या सारी चीजें होंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, ओके, नोइंग होगी, थिंकिंग भी होगी, और साथ ही साथ में लर्निंग भी होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके अंदर आते हैं, कॉग्निशन के अंदर। तो जब आप लर्न कर रहे होते हो तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जब आप लर्न कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप थिंकिंग करोगे, ओके। अब आप थिंकिंग करोगे तो आपकी जो थिंकिंग होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी, एक मैनर में होगी, एक सीक्वेंस में होगी, एक स्ट्रक्चर में होगी। सेकेंडली, यहाँ पर इंट्यूटिव थिंकिंग होने वाली है। यहाँ पर जो थिंकिंग है वो कैसे होगी, इंट्यूटिव होगी। इंट्यूटिव थिंकिंग पढ़ा है ना पहले, इसी चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर कैसी थिंकिंग हो रही है, इंट्यूटिव थिंकिंग, ठीक है। किसी चीज पर मतलब एज अ होल, इसको आप समझो, मैं सबसे सिंपल तरीका बता देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, एंड दिस इज समथिंग एज अ होल। क्लियर, गॉट इट? नाउ learn materials that have a human social content and are characterized by experimental or cultural relevance more easily। यहाँ पर आप जिस भी चीज को लर्न कर रहे हो उसमें किसी ना किसी तरह का कोई सोशल, कोई ह्यूमन कंटेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम रिलेट कर पाए। जस्ट सपोज यू आर स्टडिंग लव साइकोलॉजी, ओके, सो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जिसके साथ में रिलेट कर पाओ, जिससे आप रिलेट करके समझ पाओगे, है ना। सो इसीलिए यहाँ पर हम ह्यूमन सोशल कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट्स और कल्चरल रेलिवेंस के थ्रू लर्निंग जल्दी कर पाएँ। यहाँ पर इनएनिमेट एंड इम्पर्सनल मटेरियल्स आर लर्नड मोर इजीली। यहाँ पर कोई ह्यूमन हो, कोई ऐसा पर्सनल चीज हो जिससे हम रिलेट करके पढ़ पाए, दैट इज नॉट नेसेसरी। आप किसी भी चीज से रिलेटेड स्टडी इसके अंदर कर सकते हो, दैट इज द एनालिटिकल स्टडी। स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा मटेरियल होना चाहिए लर्न करने के लिए, ऐसा कंटेंट होना चाहिए लर्न करने के लिए जिससे आप किसी चीज से रिलेट कर पाओ। यहाँ पे जो लर्निंग होगी वो रिलेट करके होगी, रिलेशनल लर्निंग है, ठीक है। किसी ना किसी तरह का कोई रिलेशनशिप जब हम बिल्ड करेंगे तभी लर्निंग जो है वो
हो पाएगी। हैव अ गुड मेमोरी फॉर वर्बली presented ideas and information, especially if relevant. Have a good memory for abstract ideas and irrelevant information. तो जो रिलेशनल आपका स्टाइल होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी आइडिया वर्बली प्रेजेंट किया जा रहा है या कोई भी इंफॉर्मेशन वर्बली प्रेजेंट की जा रही है तो उसको ये जो स्टाइल में जो भी लर्नर है वो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है और साथ ही साथ में वो इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक भी रहती है। तो जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको अगर वर्बली बताया गया है या उसको अगर जो है आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन को वर्बली प्रेजेंट किया गया है तो रिलेशनल स्टाइल में उसको जल्दी याद कर लिया जाएगा, लर्न कर लिया जाएगा। वेयर एज यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं और जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा टाइम तक मेमोरी में रहती है, उसको जल्दी लर्न कर लिया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यहाँ पर क्या है, जिनका किसी तरह का कोई फिजिकल क्या बोलेंगे फॉर्म नहीं है, इस तरीके के आइडियाज। ओके, नेक्स्ट इज दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड टास्क ओरिएंटेड एंड कंसर्निंग नॉन एकेडमिक एरियाज। आर मोर टास्क ओरिएंटेड कंसर्निंग एकेडमिक्स। देखो यहाँ पर जैसे एकेडमिक एरियाज जो मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपके एकेडमिक एरियाज होते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई वाले एरियाज होते हैं, उसमें आपको किसी तरह का कोई टास्क दिया जाता है तो वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह की लर्निंग एप्लीकेबल होती है। जो रिलेशनल लर्निंग है आपकी उसमें जो नॉन एकेडमिक एरियाज होते हैं वो सभी एरियाज जो आपके एकेडमिक्स में नहीं आते हैं, उसमें जो टास्क ओरिएंटेड जो भी सारे कंसर्न्स होते हैं या टास्क ओरिएंटेड जो भी सारे एरियाज होते हैं वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। Next is these are influenced by authority figures expression of confidence or doubts in students ability and these are not greatly affected by the opinions of others. Analytical study में अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल हर एक कंसेप्ट अच्छे से लर्न हो गया है so what other things doesn't matter। लेकिन यहाँ पर रिलेशनल में क्या एक चीज होती है कि जो भी अथॉरिटी फिगर्स एक्सप्रेशन है या कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उस एक चीज को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता, क्योंकि हम हमेशा जो भी हमारी लर्निंग होती है उसको किसी ना किसी से रिलेट करके देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वैसे ये एकेडमिक्स में नहीं आएगा एग्जाम्पल, बट जस्ट मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि जैसे मान लो आपको कोई चीज आती है तो आप उस एक चीज में कितने ज्यादा अच्छे हो, कितने बेस्टली आप उस एक चीज को परफॉर्म कर सकते हो, उसका इन्फ्रेंसेस आप कितने अच्छे से कर सकते हो, ये चीज हमेशा दूसरे पर डिपेंड करती है कि वो आपकी एबिलिटी को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई डांस परफॉर्मेंस करी, ओके, आपने कोई डांस परफॉर्मेंस करी, आपने बहुत अच्छे से लर्न किया था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, लेकिन जजेस आपको किसी तरीके से, आपने अपनी तरफ से 100% दिया, लेकिन जजेस आपको किसी तरीके से जज करते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे समझते हैं, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशनल में क्या एक चीज होती है कि आपकी एबिलिटी जो है वो किसी चीज पर डिपेंड करती है, authority figures expression of confidence। नेक्स्ट है प्रिफर टू विड्रॉ फ्रॉम अनस्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस। अगर किसी भी तरह का ऐसा टास्क है जहां पर कोई स्टिमुलस नहीं होगा, अनस्टिमुलेटिंग है, तो ऐसे टास्क को नहीं किया जाता है रिलेशनल में। लेकिन अगर यहाँ पर अनस्टिमुलस टास्क है तो भी हम जो है लर्निंग हमारी चलती रहती है। मैं आपको सब अच्छे से समझाऊंगी, अभी एक बार जस्ट चार्ट को समझ लो, ठीक है, मतलब टेबल को। देन स्टाइल कन्फ्लिक्ट्स विथ ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट। इस तरह की स्टाइल जो पहले ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट हुआ करता था, जहाँ पर आपको पढ़ाई मतलब जो उस एक तरीके का एनवायरनमेंट था, उसके साथ में ये स्टाइल बड़ा ही कन्फ्लिक्ट करती है। पहले के समय में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती थी, ये वाली स्टाइल स्कूल एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा मैच करती है, क्योंकि स्कूल्स में इसी एक तरीके का करिकुलम होता है जहाँ पर एनालिटिकली आपको पढ़ाया जाता है। अब एक बार जस्ट नोट्स पर हम जाएंगे, वहां पर सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे और फिर अच्छे से एक बार इसको समझेंगे टेबल को कि एनालिटिकल और रिलेशनल होता क्या है। क्लियर? सो मैंने आपको सबसे पहले क्या एक चीज लिखवाई, सबसे पहले मैंने आपको पिक्चर और इन डिटेल वाले पॉइंट्स लिखवाए। सेकेंड पॉइंट इज इंट्यूटिव थिंकिंग एंड हेयर यू हैव सीक्वेंशियल थिंकिंग। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका पिक्चर, सेकेंड इज इंट्यूटिव थिंकिंग, सेकेंड इज intuitive thinking and this one is sequential thinking। मतलब जो आपका एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल है उसके अंदर जो भी लर्नर है उसको हर एक चीज एक स्ट्रक्चर में चाहिए, एक सीक्वेंस में चाहिए, तभी उसको लर्निंग
होगी। यहाँ पर अगर उसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब फॉर्मलेस बोलें या फिर हम बोलें कि उसको जो है एज अ होल समझा जा सकता है। यहाँ पर किसी भी कंसेप्ट को जो लर्नर है वो एज अ होल समझेगा, उसको याद कर लेगा और इंट्यूटिवली उसके बारे में जो है थिंकिंग उसके अंदर चलेगी। इंट्यूटिवली मतलब एज अ होल किसी चीज को वो समझने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पॉइंट वाज मटेरियल्स दैट हैव ह्यूमन सोशल कंटेंट। यहाँ पर क्या एक चीज है कि जो आपका रिलेशनल स्टाइल है लर्निंग का, उसके अंदर क्योंकि हम हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ में रिलेट करके ही लर्न कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी तरीके का कोई ह्यूमन या सोशल कंटेंट जो है वो होना चाहिए। ये रहेगा तो लर्निंग हमको ज्यादा अच्छे से होगी। यहाँ पर हमको किसी भी तरीके का कोई भी जो है ऐसा मटेरियल नहीं चाहिए। इन ह्यूमन तो नहीं बोलेंगे, बट क्या एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, दैट इज इनएनिमेट। इनएनिमेट, ओके, इनएनिमेट कंटेंट जो होगा उस एक चीज के थ्रू लर्निंग ज्यादा जल्दी हो जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको यहाँ पर मैंने आपको लव साइकोलॉजी का एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे जैसे सपोज जैसे हिस्ट्री वगैरह होती है ना, जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स का एक फिजिकल फॉर्म तो है लेकिन उसके अंदर लाइफ नहीं है। सो आप क्या करते हो, आप लाइफलेस चीजों को स्टडी करते हो, आप यहाँ पर लाइफलेस चीजों को लर्न कर रहे होते हो। यहाँ पर आपको ऐसी चीजें चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई लाइफ है तो मैं रिलेट कर सकूं, क्योंकि इससे रिलेट करने से आपकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट पड़ रहा है। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा ना परफॉर्मेंस वाला, जिसमें मैंने आपको डांस परफॉर्मेंस का एग्जांपल दिया कि हम हमेशा जो है इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरीके का रिलेशन है, यहाँ पर एक तरीके का रिलेशन है, ओके और ये रिलेशन जो है वो अफेक्ट करेगा किसी चीज को, स्टूडेंट्स एबिलिटी को, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न। लेकिन यहाँ पर ओपिनियन ऑफ अदर्स डजंट मैटर, कोई किसी का क्या ओपिनियन है दैट डजंट मैटर, ओपिनियन ऑफ अदर्स डजंट मैटर। क्लियर, ये पॉइंट भी आया यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट गुड मेमोरी मतलब वर्बली जो आइडियाज होंगे उनको अगर बताया जाता है, जो भी रेलिवेंट वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज हैं, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, रेलिवेंट वर्बल आइडियाज एंड स्लैश गुड मेमोरी, रेलिवेंट वर्बल आइडियाज, ओके एंड एज सच गुड मेमोरी, एज सच गुड मेमोरी। लेकिन यहां पर गुड मेमोरी में आपके इररेलेवेंट जो फीचर्स होंगे वो ज्यादा रहेंगे, जो इररेलेवेंट फीचर्स होंगे। आपको याद है हमने रेलिवेंट और इररेलेवेंट फीचर्स को पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हमने, जब हमने कंसेप्ट लर्निंग करी। जब हमने कंसेप्ट लर्निंग पढ़ी थी, हमने कंसेप्ट को पढ़ा था, तो हमने देखा था कंसेप्ट के अंदर फीचर्स होते हैं, उन्हीं फीचर्स में हमने रेलिवेंट फीचर्स और इररेलेवेंट फीचर्स को ध्यान रखा था। तो जो आपके रेलिवेंट फीचर्स होंगे वो आपको यहाँ पर ज्यादा हेल्प करेंगे लर्निंग करने में। यहाँ पर हम इररेलेवेंट फीचर्स को जो है ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे, वो ज्यादा हमारी मेमोरी में रहेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यहाँ पर होंगे आपके, इररेलेवेंट फीचर्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। क्लियर, इसको नोट डाउन करो, ठीक है, फटाफट ये जितने भी कंसेप्ट्स बता रही हूं इन सभी को क्या करते चलो, नोट डाउन करते चलो। क्यों करना है नोट डाउन, नोट डाउन करोगे तो याद रहेगा, क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए ऐसे कोशिश करती हूँ एक आध टेबल वगैरह बनाने की, तो आप क्या करोगे और ज़्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे, है ना। ये देखो ऐसे टेबल तो बनी हुई है, बुक में हमारे टेबल दी है, बट स्टिल अगर आप इससे ऐसे नोट्स बना लेते हो छोटे छोटे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, इस एक टेबल के थ्रू हम यहाँ पर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट, सो ठीक है, दैट इज टू लर्न, अफेक्ट स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न, या रिलेशन करके हम हमेशा क्या करते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। क्लियर, ये आया समझ में। और कौन कौन से पॉइंट्स हमने इसके अंदर लिखे हैं या पढ़े हैं तो वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है।
टास्क ओरिएंटेड, नॉन एकेडमिक एरियाज, एकेडमिक एरियाज लिख लो, इस तरफ नॉन एकेडमिक लिख लो, यहाँ पर एकेडमिक लिख लो, यहाँ पर ट्रेडिशनल स्कूल एनवायरनमेंट लिख लो, यहाँ पर प्रेजेंट स्कूल एनवायरनमेंट लिख लो। क्लियर? बोलो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब इस एक चीज को सारा मिक्स करके समझते हैं जो भी अभी तक यहाँ पर हमने पढ़ा है। सो द लर्नर लर्निंग स्टाइल, बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि सबसे पहली चीज तो सभी के अंदर लर्निंग अलग अलग होती है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। हमारा जेनेटिक्स जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, हम एनवायरमेंट में रहते हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगर हम सेम एनवायरमेंट में हैं, सेम क्लास में हैं, सेम कल्चर में, स्टिल हमारे जेनेटिक्स अलग होते हैं, इसलिए हमारी लर्निंग भी अलग तरीके से होती है। ठीक है, लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। जैसे आपका अपना परसेप्शन, आपके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है। इन्हीं डायमेंशंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल हमने लिया एंडरसन का। किसका? एंडरसन का। एंडरसन ने हमको रिलेशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग के बारे में बताया। रिलेशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग वो होती है जिन लोगों को हमेशा जो भी लर्न करना है वो हमेशा उसको किसी ना किसी चीज से रिलेट करके ही पढ़ते हैं या समझते हैं। कोई भी कंसेप्ट हो, उस कंसेप्ट को वो हमेशा क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। It is clear that people with relational style learn material best through exposure to a full unit or phenomena। जब मेरे पास में एक पूरी फिनोमेना, एक पूरी फुल यूनिट होगी, तब मैं उसको, अगर मैं रिलेशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग को प्रेफर करती हूँ तो मैं उसके साथ में रिलेट करके ज्यादा अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझ लूंगी, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगी उसको मैं एज अ होल पढ़ूंगी। ऑन दी अदर हैंड जो एनालिटिकल लर्निंग स्टाइल होती है उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड स्टेप बाय स्टेप इन अ कम्युलेटिव सीक्वेंशियल पैटर्न दैट बिल्ड्स टुवर्ड्स अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके मेरे को सारी इंफॉर्मेशन दो, मैं हर एक चीज को समझने की कोशिश करूंगी एक सीक्वेंशियल पैटर्न में, जिसके थ्रू मुझे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं, और इसमें ऐसा कुछ भी मैंने नहीं पढ़ाया जो शायद आपने आज तक ऑब्जर्व ना किया हो। आपने अपने साथ भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने अपने साथ में भी ऑब्जर्व किया है ना। तो बहुत बार हमारी लर्निंग डिफरेंट होती है, हमको किसी ना किसी चीज से हमेशा रिलेट करके समझना होता है, या कभी हमको जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसीजर को याद करना है। तो अलग अलग तरीके से लर्निंग होती है। वन मस्ट रिमेंबर दैट various learning styles are points along a scale that helps us to discover the different forms of mental representation, and they do not characterize people. Therefore, we should not divide the population into a set category, that is visual person, extrovert, etc. We are capable of learning under any style, no matter what our preferences may be. अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, और ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि देखो लर्निंग के स्टाइल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। लर्निंग के स्टाइल्स बहुत सारे होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो होते हैं ना, ये हमको हेल्प करते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को मेंटली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को रिलेट करके ही समझ पाते हैं। जब हम उसके साथ में किसी तरह का कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने आपको कोई कंसेप्ट बताया, एक बार में समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कंसेप्ट बताया, बहुत देर तक समझ में नहीं आया, फिर एग्जाम्पल दिया तो एकदम से समझ में आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, समझ में नहीं आया, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझा तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब आपको कोई पिक्चर दिखाऊं तो आप उस एक चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो। आपको याद है इल्यूजन्स, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 5 में। इल्यूजन्स हम सबने देखे हुए हैं, लेकिन जब मैंने टर्म बोला, जब मैंने आपको समझाया, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया होगा, लेकिन जब मैंने पिक्चर्स दिखाए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ रहा समझ में? तो क्या एक चीज़ होती है कि जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट है, वो अपने आप से सारे इनिशिएटिव ले रहा है, बहुत सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जल्दी लर्निंग हो जाएगी। लेकिन कोई इंट्रोवर्ट है तो वो हमेशा अकेले अकेले ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा, तो उसके अंदर लर्निंग होगी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि आप कभी भी पीपल को इस एक चीज़ के बेसिस पर जो है कैटेगराइज नहीं कर सकते कि किसी के अंदर लर्निंग ज़्यादा हो रही, किसी के अंदर लर्निंग कम हो रही है। सबके अंदर लर्निंग हो रही है, ठीक है, सब कैपेबल हैं लर्निंग के लिए,
बस लर्निंग का स्टाइल अलग हो सकता है, प्रेफरेंस अलग हो सकता है, मैटर अलग हो सकता है, बट लर्निंग सबके अंदर होती है और डिफरेंटली होती है। ये जितने डायमेंशंस हमने पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हो तो आपके अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग ही हो सकती है, या मैं हूं तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग ही हो सकती है। मैं कभी एनालिटिकली लर्न कर सकती हूँ, मैं कभी रिलेशनल लर्न कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है। क्लियर? ये भी आया यहां तक समझ में? तो बेसिक जो आपको इतनी पूरी कहानी में समझना है वो क्या है, सार एक निकालते हैं, है ना। ये तो क्या था कि भाई चैप्टर में जो दिया था वो आपको एक्सप्लेन करना है, आपको हर एक पॉइंट बताना है, नहीं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैम ने ये नहीं बताया, मैम ने वो नहीं बताया। तो हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कंसेप्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको इसका एक बिल्कुल जिस्ट निकाल के दूं कि भाई लर्निंग स्टाइल होता क्या है। तो आ जाओ अपने स्टार्टिंग वाले एग्जांपल पे। जिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया था, ठीक है। जो जिस्ट था ना वो पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया गया था कि भाई लर्निंग स्टाइल है क्या। दिस इज लर्नर, ओके, दिस इज योर लर्नर, दिस इज योर लर्निंग एंड दिस इज योर लर्निंग स्टाइल। क्लियर? लर्नर कौन हो गया? जो सीख रहा है। लर्निंग क्या है? जिस भी चीज को वो सीख रहा है, जिस भी चीज को लर्न वो कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास में कोई नई इंफॉर्मेशन होगी, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होगी जिसको लर्न करने की वो कोशिश कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द लर्निंग स्टाइल। नाउ learning style can differ, learning style can be very different. Someone is a very good learner, someone is a moderate learner, someone is a weak learner, someone is having a very good perception, या perception तो नहीं बोलेंगे क्योंकि perception सबका बहुत ही different होता है, but someone is having a very good information processing system, someone can think in a very better way as compared to the others, someone can solve the problems in a very easy manner as compared to the other people. Got it? दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस। तो एक लर्नर है और वो लर्नर किस तरीके से लर्न करता है, दोज आर दी लर्निंग स्टाइल्स। क्या चीजें याद रखनी है? इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसको याद रखने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बट स्टिल आपको इस एक चीज को ध्यान में रखना है। सेकेंडली, इस एक चीज को ध्यान में रखना है, ये डिफरेंस जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो डिफरेंस हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको बुक से पढ़ो, ठीक है, एक बार इसको बढ़िया से जो है अपनी बुक के अंदर पढ़ो, और यहां तक जितना पढ़ा, इस एक लाइन तक, इस एक आखिरी तक, मैं नहीं बोल रही इसके आगे पढ़ना, ठीक है, इस एक लाइन तक बुक में जितना दिया है उसको रीड करो, ठीक है। और रीड करने के बाद में ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर डाउट है, मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आई, तो क्या करोगे? मुझे बताओगे। मुझे कैसे बताओगे? मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है, कोई भी ऐसी चीज आती कि यार ये वाली क्या चीज थी, कैसे मैडम से पूछे, बेझिझक पूछो, बेधड़क पूछो, और फटाक से कमेंट सेक्शन में सारी चीजें बता दिया करो। और सिर्फ देखो डाउट ही मत बताया करो, मुझे ये भी बताया करो कि हाँ हमको समझ में आ गया है और हमको कोई डाउट नहीं है। स्टिल कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, तो मुझे क्या है ना, समझ में आ जाता है कि ठीक है यहां तक सारी चीजें क्लियर है, अब मैं आगे का आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर और भी आगे के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया कि लर्निंग करने में कोई बहुत ही बढ़िया है, उसको बहुत जल्दी लर्निंग हो जाती है। हमने ये भी पढ़ लिया कोई लर्निंग करने में बड़ा वीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लर्निंग कर ही नहीं पाते, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं लर्निंग करने में। लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट इज ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो यहाँ तक जितना पढ़ा, जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अब वही चीज एक और बार बोल देती हूँ, कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी चीज है, तो मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, वैसे आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में आपको चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इसके बाद में मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका, सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे कोर्सेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, सब कुछ मिलेगा एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, बिना किसी दिक्कत परेशानी के सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। बस एक बहुत छोटा और एक बहुत सिंपल काम करना है, गूगल में या किसी भी ब्राउजर में जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म खुला, इसको स्क्रॉल किया, यहाँ पर देखो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारे कोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा।
आपको जो कोर्स पढ़ना है, जो क्लास पढ़नी है, उस पर ऐसे क्लिक करना, उससे रिलेटेड ये आ गए सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये आगे चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, अगेन यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहां आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। यहाँ आपको किसी चैप्टर के लिए, किसी लेक्चर के लिए, किसी कोर्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करना, कोई कूपन नहीं खरीदना, क्योंकि सब कुछ फ्री है, क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो बस अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन की। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।